चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम मीन्स सीखना। स्थानांतरण के लिए अंतरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो कहीं अधिगम का अंतरण लिखा रहता है, कहीं सीखने का स्थानांतरण लिखा रहता है, कहीं पर प्रशिक्षण का स्थानांतरण लिखा जाता है। लेकिन इससे आपको चिंता नहीं करनी, ये सारी एक ही है और अंग्रेजी में से ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग या लर्निंग के नाम से जानते हैं। आप लोग अधिगम शब्द से अच्छी तरह परिचित होंगे, यानी सीखने की जो क्रिया है उसी के लिए अधिगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? तो यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम को आसान बना दे या कठिन बना दे या उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाले तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम को आसान बना दे तो उसे अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम को कठिन बना दे तो उसे अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं या नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डाले तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं, जीरो ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई परिभाषिक बातें। एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आप गणित में कुछ पढ़ रहे हैं या गणित में ऐसी समस्याओं को हल कर रहे हैं जो भाषा पर आधारित है। तो वहाँ आपको भाषा विषय के अंतर्गत जो आपने भाषा सीखा है, पूर्व अधिगम जो आपका हुआ है, वो आपको गणित की जो वह समस्या है उसको हल करने में क्या कर रही है? सहूलियत दे रही है ना। तो वहाँ अधिगम का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। मान लीजिए आपने दाईं हाथ से लिखना सीख लिया, फिर आप बाएं हाथ से भी कोशिश करके लिख लेते, जबकि सीखा तो था दायां हाथ से आपको अ बनाना, आ बनाना, क बनाना, ख बनाना, लेकिन बाएं हाथ का भी प्रयोग करके आप वो काम कर लेते। तो वहाँ अधिगम का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके द्वारा मैं समझाऊंगा कि अधिगम का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण क्या है। मान लीजिए आप इस बात का अध्ययन करना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा अंग्रेजी भाषा पहले सीख ले, फ्रांसीसी भाषा बाद में सीखे, तो क्या अंग्रेजी भाषा के सीखने के क्रम में जो उसका अधिगम हुआ है वह फ्रांसीसी भाषा के अधिगम को प्रभावित करती है या कि नहीं करती है? ठीक है, इस बात का आपको स्टडी करना है। आप एक मनोवैज्ञानिक बन रहे हैं, इसका स्टडी करना है। आप क्या कीजिएगा,
तो समूह में कुछ बच्चों को चुनिएगा, मान लीजिए 15-20 बच्चा आपने चुना, उसको आप 2 समूह में बांट दीजिएगा। ठीक है। एक समूह का जो बच्चा है, 10 बच्चों का समूह, उसको 1 वर्ष आप अंग्रेजी सिखाइएगा और दूसरे वर्ष उसको फ्रांसीसी सिखाइएगा। ठीक है। दूसरा समूह का जो बच्चा है ना, सुनिए थोड़ा ध्यान से, दूसरा समूह का जो बच्चा है उसको 1 वर्ष आप कुछ नहीं सिखाइएगा, अपना जो वह कर रहा है। दूसरे वर्ष उसको भी आप फ्रांसीसी सिखाइएगा। ठीक है। इसके बाद आप एक परीक्षा आयोजित कीजिएगा मूल्यांकन के लिए। उनके बाद दोनों ही समूह में जो छात्र हैं उनके द्वारा उस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का आप तुलना करेंगे। यदि उस तुलना में आप पाते हैं कि पहले समूह का बच्चा जिसने पहले वर्ष में अंग्रेजी पढ़ा, दूसरे वर्ष में फ्रांसीसी पढ़ा, उसका प्रदर्शन दूसरे समूह वाले बच्चे से, दूसरा समूह वाला पहला वर्ष में कुछ नहीं पढ़ा था, दूसरे वर्ष में सीधा फ्रांसीसी पढ़ा, तो यदि दूसरे समूह से बेहतर है तो हम कहेंगे कि यहाँ अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। यदि दूसरा समूह वाला बेहतर कर जाए, पहला समूह वाला बेहतर नहीं करे, तो कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो अंग्रेजी सीखना जो 1 वर्ष जो अंग्रेजी सीखा पहला समूह का बच्चा, वह तो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो यहाँ अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण हो रहा है। यदि दोनों समूह का बच्चा एक जैसा अंक प्राप्त करे तो कहिएगा कि नहीं, अधिगम का स्थानांतरण नहीं हुआ, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो रहा है। अब आप लोग ये अधिगम के जो 3 प्रकार के स्थानांतरण है इनको समझ गए होंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम के स्थानांतरण का बहुत बड़ा महत्व है। आप जब इससे पहले जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें आपने हिंदी का अध्ययन किया, आपने शब्दों को तोड़ना और अर्थ निकालना सीख लिया है, और अभी जब आप मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। तो अधिगम का स्थानांतरण और उनके जो प्रकार हैं ये आप लोगों ने समझा। लेकिन ध्यान देना है कि शिक्षा में अधिगम का स्थानांतरण जो है वह सामान्य नहीं होता है, विशिष्ट होता है। शिक्षा में अधिगम का स्थानांतरण सामान्य नहीं होता है, विशिष्ट होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, फिर हिंदी पढ़ रहे हैं। संस्कृत के ज्ञान का स्थानांतरण हिंदी के ज्ञान को प्राप्त करने में होता है। मान लीजिए संस्कृत में आपने संधि विच्छेद करना सीख लिया, संस्कृत में वर्ण को जान लिया, तो हिंदी में भी उसका प्रयोग है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या हिंदी में जितनी भी विषय वस्तु है सब में आपका वह ज्ञान काम करेगा? नहीं करेगा। तो अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वह सामान्य नहीं होकर के विशिष्ट होता है। अब जरूरी नहीं कि प्रत्येक विषय में प्राप्त किए गए अधिगम का प्रत्येक विषय में स्थानांतरण हो ही नहीं, यह भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए गणित और विज्ञान में अधिगम का स्थानांतरण होता है बहुत हद तक, लेकिन गणित और गृह विज्ञान में अधिगम का स्थानांतरण नहीं के बराबर होता है। और
अधिगम के स्थानांतरण करने में बच्चे कितने सक्षम हो पाएंगे, ये बच्चे की जो बुद्धि स्तर है, उसकी जो प्रतिभाशालीता है, उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप शिक्षण इस तरह से करें जिससे कि बच्चे अधिगम का स्थानांतरण कर पाए और पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञानों को जोड़कर अधिगम के उत्कृष्ट सफलता को वह क्या कर सके, अर्जित कर सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अधिगम का शून्य और नकारात्मक स्थानांतरण नहीं होकर हमेशा धनात्मक स्थानांतरण हो। तो इस अधिगम के स्थानांतरण का शिक्षा की प्रक्रिया में बहुत अधिक महत्व है। निष्कर्षतः पूर्व ज्ञान के उपयोग से नए ज्ञान को सीखने में यदि मदद या हानि पहुंचती है तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया का यह अनिवार्य अंग है और एक शिक्षक को हमेशा ऐसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अधिगम का सफल स्थानांतरण हो सके। आशा है आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।